So, hi guys out there, this is Ashutosh, and I welcome you all to the second lecture of the crash course presented to you by EduHub. So, yesterday we were talking about turning effects of force. We were talking about turning effects of force, and I introduced you to the concept of torque, which is also known as the moment of force, and that it is a vector quantity, a point to be remembered. Now today we'll continue our the discussion of couple. तो कल हमने कपल के बारे में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया कि कपल क्या होता है, एक फोर्सेस का जोड़ा जो कि इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए। और कपल किसके लिए नेसेसरी होता है, एक रोटेशन। वेन एवर यू नीड रोटेशन यू नीड टू हैव अ कपल। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने की थी। मोमेंट ऑफ कपल का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। मोमेंट ऑफ कपल मैंने क्या बताया था भाई, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूला वही है, बस आपको टर्म्स याद रखनी है। उसमें क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें है आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कपल का एक क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, देखो कपल का क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चंस की चिंता मत करो, अभी बहुत करेंगे क्वेश्चंस, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। देखो वो बोलेगा एक फोर्स लगी इधर 10 न्यूटन की, एक फोर्स लगी इधर 10 न्यूटन की, बताओ कपल है कि नहीं। कपल की डेफिनेशन क्या थी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। तीनों कंडीशन इक्वल हैं, यस, ऑपोजिट हैं, यस, नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, यस, इट इज़ अ कपल लिख लेना। ठीक है, तो मैं ही लिख देता हूँ, फिर नोट्स में आप लोगों का ऐड हो जाएगा। इट इज़ अ कपल। फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल इफ द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 1 मीटर। If the length of this rod is 1 meter, find the moment of couple. So how to find the moment of couple? Force into perpendicular distance. Force कितनी है, 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस 1। आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर। ये क्या करेगा, ये प्योर रोटेशन करेगा, ये लीनियरली मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन तो इसका 0 हो गया, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है। कल आप लोगों को समझाया था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पलट के दे देगा, तुम्हें बोल देगा कि कपल है तुम्हारा 10 न्यूटन पर मीटर, डिस्टेंस है 1, बताओ फोर्सेस कितनी होंगी। सॉल्व कर लोगे ना। चलो कराते हैं, कैसा क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, इसको नोट कर लो फटाफट, ऐसा क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें। चलो, ये फोर्सेस तुम्हें दी नहीं है, मान लिया फोर्सेस तुम्हें नहीं दी हुई हैं, तुमसे फोर्सेस पूछा हुआ है। अब देखो, मान लो तुम्हें दे दिया एफ फोर्सेस हैं। एक कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो कि भाई फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कपल है भाई। मोमेंट ऑफ कपल तुम्हें दे दिया, यहाँ पर दे दिया तुम्हें मोमेंट ऑफ कपल। ये क्या लिख दिया मैंने कपल की जगह, COUPLE। मोमेंट ऑफ कपल मान लो तुम्हें दे दिया 30 न्यूटन मीटर। 30 न्यूटन मीटर तुम्हें मोमेंट ऑफ कपल दे दिया। सो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1। SI यूनिट्स में काम करना हमेशा। 30, फोर्स कितना आ गया तुम्हारा, 30 न्यूटन। SI यूनिट्स का यही फ़ायदा होता है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो भी फिर SI यूनिट्स में ही आएगा, अगर तुम क्वेश्चन को SI यूनिट्स में करते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अगर ये डिस्टेंस 2 होता तो यहाँ 15 आ जाता, क्योंकि फिर उधर डिवाइड में चला जाता। इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम लोगों को आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कपल। तो कपल में तुम्हें इतना ही पढ़ना है। अब तुम्हारा एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो शायद सबसे ज़रूरी टॉपिक है, और वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। सो हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो। इक्विलिब्रियम जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इस पर कोई फोर्सेस नहीं लग रही है, अपने रेस्ट पे है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्सेस और नेट टॉर्क 0 हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कही जाती है। ठीक है, मतलब वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी।
या तो फिर वो रेस्ट पे रहेगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो फिर आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में है सबसे पहले है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स की इक्विलिब्रियम आप लोगों को पढ़ने हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। भैया स्टैटिक और डायनामिक क्या समझते हो? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तब हम क्या बोलते हैं उसे? स्टैटिक। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पे रहेगी। जैसे बोर्ड का एग्जांपल दिया, जैसे बोर्ड का एग्जांपल मैंने दिया है, फिर कई और एग्जांपल। अ बुक ऑन अ टेबल, मान लो एक टेबल है और इस पर एक बुक रखी है, तो ये भी क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना। दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जब कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन तो अभी भी ज़ीरो है ना, मतलब फोर्सेस अभी भी ज़ीरो हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन बराबर ज़ीरो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ बराबर ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। एग्जांपल्स दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, बुक ऑन अ टेबल। डायनामिक की एग्जांपल, एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल होता है इसका, रेन ड्रॉप। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मुझे लगता है रेन ड्रॉप। अब तुम लोग बोलोगे भाई रेन ड्रॉप तो ऊपर से नीचे आ रही है, उसका तो एक्सेलरेशन होना चाहिए जी, है ना। लेकिन असल में क्या होता है, जब रेन ड्रॉप हमारी एयर में फ्लो होती है, गिरती है, तो जैसे जैसे वो नीचे आती है, जो उसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए जी से, वो होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो विस्कस फोर्सेस हैं, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो नीचे नीचे घना होता जाता है, तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको फ्रिक्शन आप कह सकते हैं, विस्कोसिटी आप उसे कहते हैं असल में, वो प्रोवाइड करता है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और रेन ड्रॉप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, क्लास 11th में पढ़ना। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है रेन ड्रॉप। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो, तो फिर इक्विलिब्रियम की अच्छे से डेफिनेशन क्या लिखोगे तुम लोग? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, व्हेन अ नंबर, चलो लिख ही देता हूँ, तुम्हें नोट्स देने हैं जब, लिख देते हैं फटाफट से अच्छी सी डेफिनेशन, इसको नोट कर लेना है भाई। इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन लिखनी है भाई। देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, when a number of forces acting on a body make no change in its state of linear or rotational motion, the body is said to be in equilibrium. Body is said to be in equilibrium. ठीक है, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब अगर कोई बॉडी है वो अपनी स्टेट को मेंटेन किए हुए है ना, कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी से करेगी, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब उस पर टोटल फोर्स भी ज़ीरो होना चाहिए और टोटल टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, टोटल टॉर्क भी आपका ज़ीरो होना चाहिए। चलो इसको समझते हैं, नोट करते रहना। इसको समझने का बढ़िया सा देख भाई, मान ले तेरे पास क्या है, एक रॉड है। ठीक है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, एक फोर्स लगाई 3 न्यूटन की। बता इक्विलिब्रियम है कि नहीं? बता रोटेट होगा?
रखी हुई थी रॉड, ठीक है, 3 की इधर से 5 की इधर से, बता रोटेट होगा कि नहीं? पॉज करके कमेंट्स में लिखो। नहीं होगा रोटेट, ठीक है। क्या लीनियर एक्सेलरेट करेगा? लीनियर एक्सेलरेट करेगा? करेगा यार। 5 नीचे को लग रहा है, 3 ही ऊपर को लग रहा है, तो 2 नेट फिर नीचे को लगा। फोर्स वेक्टर है ना, फोर्स 5 और 3 8 तो नहीं गिनते तुम लोग। फोर्स ऐसे नहीं गिनते, फोर्स की डायरेक्शन के साथ गिनते हैं। अगर तुम नीचे वाले को प्लस ले लो तो ऊपर वाले को माइनस लेना होगा, ठीक है। सो 5 में से 3 गया तो 2 तुम्हारा क्या है, नीचे की ओर फोर्सेज हैं। यानी तुम्हारा जब नीचे की ओर फोर्स है और इसका कुछ मास होगा ही m, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2/m। यानी इसके पास कोई एक्सेलरेशन है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन है। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो और दूसरा केस समझो। यहाँ पे लग रहा था 5 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे लग रहा था 3 न्यूटन, अभी भी ऐसा ही है, और यहाँ पे लग रहा है तुम्हारा 2 न्यूटन। बताओ भाई इक्विलिब्रियम है कि नहीं? ये तगड़ा सवाल है भाई, बताओ इक्विलिब्रियम है कि नहीं। जिसने सॉल्व कर दिया, मान लो उसको इस चैप्टर की जो नस है उसने वो पकड़ ली। देखो फोर्सेस बराबर हो गए, नीचे से भी 5 ऊपर से भी 5, रोटेट नहीं होगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस देखो, ये 3 वाला तो ठीक है, चलो 3 वाला और 5 वाला अगर बराबर होते तब ये रोटेशन नहीं करते, लेकिन ये 2 वाला, ठीक है। मान लो कोई एक्सेस, कोई भी एक्सेस ले सकते हो, जब भी मान लो ये वाला एक्सेस तुम ले रहे हो तो इसके अबाउट 2 का कोई टॉर्क है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में कौन है? इक्विलिब्रियम में ये वाली बॉडी है। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, 5 हो जाए और ये वाला फोर्स यहाँ से गायब हो जाए, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो सबसे पहला कॉमन सेंस क्या है कि जो समेशन ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब साइन के साथ जोड़ोगे, एक साइड के फोर्सेस को प्लस लोगे तो दूसरे साइड को माइनस लोगे, या फिर तुम ये कहो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, है ना। ऐसे लिख सकते हो, एफ नेट अपवर्ड्स इज इक्वल टू एफ नेट डाउनवर्ड्स। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है तुम्हारी, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फाइन, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नेट टॉर्क 0, रोटेशन 0 होगा। अच्छा, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालते हो? जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो। इस स्टेटमेंट का मतलब अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना एक, वो तगड़ा सा सवाल है, वो जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ आएगा, ठीक है। जो मैंने अभी बोली, क्या बोली कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका टॉर्क तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, वो 0 ही आने वाला है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर ही आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, याद रहेगी बात, याद रहनी चाहिए भाई, सिंपल सी चीज़ है। क्या करें अब इसको, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करें? चलो फिर इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसकी जो मेजर थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। तो अब इसमें बचे हैं इजी से सवाल आते हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है, और फिर ये चैप्टर आपका मास्टर हो जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं, जैसे हमें इस चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ना है और सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्सेस को पढ़ना है। उन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे, उससे पहले हम अच्छे सवाल करेंगे इस टॉपिक से। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ, वीडियो में इतनी मेहनत की है, तुम्हें नोट्स दे रहे हैं भाई, लाइक भी कर दो इस वीडियो को।
अच्छा, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।